हाय यार, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम। कुलदीप हेलो यार। अर्पित हाय। अनूप हेलो। बेटा एक बार ज़रा वॉइस थोड़ी कंफर्म कर देना मेरे को। वॉइस और वीडियो ठीक है? बच्चों ज़रा कंफर्म कर दो मेरे को यार एक बार वॉइस का। ठीक है। कुलदीप, अर्पित, अनूप, बच्चों एक बार कंफर्म करो वॉइस का ज़रा। एवरीथिंग इज़ ओके ना? चलो ठीक है यार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है। तो बच्चों कल तक हम लोग क्या देख चुके हैं? तो बेसिकली हम लोग ओपन लूप सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ओपन लूप सिस्टम के अंदर यदि हमारा ओपन लूप सिस्टम की बात हम लोग करें, फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम देखा, और हम लोगों ने सेकंड और सॉरी फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम और फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम देख चुके हैं हम लोग, याद है? ठीक है ना? तो अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ है वो क्या हुआ है? फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम एंड फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट एंड इम्पल्स इनपुट। और देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा हुआ था, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम, आउटपुट क्या करेगा? इनपुट को फॉलो करेगा, ये आपको याद होगा। और जब आपका इनपुट कैसा था बच्चों? स्टेप इनपुट था। तो स्टेप इनपुट में क्या हुआ था? आउटपुट ने इनपुट को फॉलो किया था, याद आ रहा था आपको? ये रहा। ठीक है ना? इसके बाद जब हम लोगों ने बात करी रैम की, तो रैम फंक्शन में हमें क्या मिल रही थी? एक एरर आ रही थी, याद है? एरर ये रही आपके सामने, दिखाता हूँ, ये रही। यहाँ पर क्या थी बच्चों? एक एरर आ रही थी। बट इन एवरी कंट्रोल सिस्टम दिस एरर शुड बी जीरो। बट यहाँ पर कितनी आ रही है एरर? 8 एरर आ रही है। बट ये एरर आ क्यों रही है? क्योंकि हम लोग मेजर कर रहे हैं एरर बिटवीन देयर एम्पलीट्यूड। ओके। बट रैम फंक्शन में मेजरिंग पैरामीटर क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है। तो यदि आप लोग स्लोप के बीच निकालोगे एरर, तो वो एरर कितनी आएगी? जीरो। और वो आ भी चुकी थी, आपको याद होगा। इसके बाद में बच्चों इम्पल्स फंक्शन के लिए हम लोगों ने देखा, इम्पल्स फंक्शन में मेजरिंग पैरामीटर क्या होता है? उसका एरिया। और हम लोगों ने कल चेक किया था कि आपका जो आउटपुट है, इसका जो एरिया है वो कितना आता है? ए आता है। और इनपुट का एरिया भी कितना था बच्चों? ए था। तो आउटपुट का एरिया और इनपुट का एरिया क्या है? सेम। तो हमें ध्यान ये रखना होता है जब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की, और स्पेशली क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, तो हमेशा आउटपुट क्या करता है? इनपुट को अचीव करता है। बट हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका जो अप्लाइड इनपुट है उसका मेजरिंग पैरामीटर क्या है। जैसे कि स्टेप इनपुट के केस में हमारा मेजरिंग पैरामीटर क्या होता है? एम्पलीट्यूड। तो आउटपुट का एम्पलीट्यूड इनपुट के एम्पलीट्यूड को अचीव करना चाहिए। सॉरी। और बच्चों रैम फंक्शन में क्या होता है? रैम फंक्शन के अंदर मेजरिंग पैरामीटर क्या होता है? स्लोप होता है। तो क्या होना चाहिए? आउटपुट का स्लोप शुड अचीव द स्लोप ऑफ इनपुट। और वो हो भी रहा था। देखिए हमने क्या निकाला था? एरर इनपुट की। तो क्या होना चाहिए? आउटपुट का जो एरिया है ये क्या करे? अचीव कर ले इनपुट के एरिया को। और इंपल्स फंक्शन का एरिया कितना था? इनपुट का ए था, और आउटपुट का एरिया भी कितना आ रहा है बच्चों? ए आ रहा है। ठीक है ना? और तो एरर कितनी आएगी? जीरो। तो इन मोस्टली इन एवरी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जनरली स्टेडी स्टेट एरर शुड बी जीरो। बट ध्यान रखना, आप जब एरर कैलकुलेट करो तो वो किसके बीच होनी चाहिए? उनके मेजरिंग पैरामीटर के बीच बच्चों वो होनी चाहिए। ठीक है? ओके। आओ यार, अब बच्चों आज हमारा जो डिस्कशन है वो क्या है? इसके अलावा एक पॉइंट ये भी देखा था आप लोगों ने कि जब इंपल्स इनपुट लगा रहे हो तो रेस्पॉन्स ये आ रहा है, स्टेप इनपुट लगा रहे हो तो रेस्पॉन्स ये आ रहा है, और रैंप इनपुट लगा रहे हो तो रेस्पॉन्स ये आ रहा है। तो क्या मतलब है? यदि आप लोग रैंप रेस्पॉन्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आता है? स्टेप रेस्पॉन्स। और स्टेप रेस्पॉन्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आता है बच्चों? इंपल्स रेस्पॉन्स आता है। और ये रिजल्ट बिल्कुल उसी की तरह है जैसे कि यदि आप रैंप इनपुट को डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है? स्टेप। और स्टेप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है? इंपल्स। ये बात आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में पढ़ी होगी, याद है ना? तो यदि आप लोग क्या करते हो बच्चों? रैंप को, यदि आप लोग रैंप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो यू विल गेट स्टेप फंक्शन, और स्टेप फंक्शन को करते हो डिफरेंशिएट, यू विल गेट इंपल्स फंक्शन। वाइस वर्सा, यदि आप इंपल्स फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आता है? स्टेप आता है। और स्टेप को करते हो इंटीग्रेट तो क्या आता है? रैंप आता है। बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर भी होने वाला है। तो जब आपका आउटपुट आ रहा है रैंप इनपुट की वजह से, और आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट द रेस्पॉन्स ड्यू टू स्टेप इनपुट। ये बात भी कल आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, याद है ना? चलिए आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लोज्ड लूप सॉरी सेकंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम। सुनो यार ध्यान से, आइए यार। नेक्स्ट टॉपिक इज सेकंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम। तो सबसे पहले बताओ सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर जानते हैं ना? नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे? दो होंगे।
ओके, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो वही सेम आर एस सी एस ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू ये। ओके, चलिए, तो बच्चों क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस टू ईटा ओमेगा एन। इसके पोल की लोकेशन कहाँ पर है यार, एक कहाँ पर है 0 पर, और एक कहाँ पर है -2 ओमेगा नॉट एन। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा ओपन लूप का, तो सी एस बाई आर एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस टू ईटा ओमेगा। अब देख पा रहे हैं नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ पोल्स ही हमारा क्या डिसाइड करते हैं, ऑर्डर, याद होगा ये, ठीक है ना। अब पोल्स की लोकेशन कहाँ है मेरे बच्चों, एक तो कहाँ पर है एस इजिकल टू 0 पर है, और दूसरा कहाँ पर है एस इजिकल टू -2 ईटा ओमेगा एन। ओके, अब जरा देखो यार, आपके दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन आना चाहिए यदि आप लोगों ने ध्यान से चीज़ें पढ़ी हैं क्या। अब देखो यहाँ पर मैंने वर्ड क्या यूज़ किया है, ओपन लूप सिस्टम, याद है ओपन लूप सिस्टम मैंने वर्ड यूज़ किया है, लेकिन इसके पोल की लोकेशन कहाँ पर है, -2 ईटा ओमेगा एन पर है। आप याद करिए, जब आपको मैंने पीछे पढ़ाया था, इन केस ऑफ बेसिक ओपन लूप सिस्टम, सुनना ध्यान से, इन केस ऑफ बेसिक ओपन लूप सिस्टम हमेशा पोल की लोकेशन केवल कहां पर होती है बच्चों, ओरिजिन पर होती है। याद है पढ़ाया था मैंने ये, हमेशा क्या होता है इन केस ऑफ बेसिक ओपन लूप सिस्टम, जो पोल है उसकी लोकेशन कहां पर होती है, ओरिजिन पर होती है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ये भी क्या है, सेकंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें पोल की लोकेशन ओरिजिन के साथ साथ कहां पर है, -2 ईटा ओमेगा एन पर है, ठीक है ना। और आपको मैंने ये बताया था बेसिक ओपन लूप सिस्टम में पोल की लोकेशन हमेशा कहां पर होती है, ओरिजिन पर होती है। और यदि ओरिजिन के अलावा कहीं और पोल की लोकेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, उस सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं इंटरनली क्या होगा, एक क्लोज्ड लूप सिस्टम छुपा हुआ होगा बच्चों। आइए देखते हैं वो इसका मतलब क्या है। सुनो यार, देखो इसका मैं एक ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाता हूँ बच्चों आपको, ठीक है, चेक करना। आपसे मैंने क्या कहा था, यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या सेकंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर पोल की लोकेशन क्या है, अदर देन ओरिजिन। और आपको मैंने बताया था ये इन केस ऑफ बेसिक ओपन लूप सिस्टम हमेशा पोल की लोकेशन कहां पर होती है, ओरिजिन पर होती है। और यदि ओरिजिन के अलावा कहीं और पोल की लोकेशन है, तो उसमें क्या होगा, उसके इंटरनल सिस्टम में जरूरी कोई ना कोई क्लोज लूप छुपा हुआ होगा, ठीक है ना। आइए सुनते रहो अभी। ठीक है, वो दिखाता हूं मैं क्या मतलब है। मैंने क्या किया, इस सिस्टम को ब्रेक किया, ये ओमेगा एन स्क्वायर है, ये 1/s है, ये 1/s है, और ये, एक काम करो, इसका जरा निकालना ओवरऑल सिस्टम क्या आएगा। अब ये किस में है, कास्केड में है ना। मतलब ये मानो ये सिस्टम क्या है, फर्स्ट सिस्टम है, ये क्या है, सेकंड सिस्टम है, और इसको मान लो क्या, ये क्या है, ये सिस्टम नंबर 3 है, ठीक है। अब बच्चों एक काम करते हैं, इसका हम लोग ओवरऑल निकालते हैं ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है ना, आसान है। कैसे करोगे, देखिए
तो ओवरऑल क्या होगा, सी एस बाई आर एस, मैं ये लिखता हूँ। तो ये सब किस में है, कास्केड में। तो क्या करोगे, ट्रांसफर फंक्शन की मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा एन स्क्वायर इंटू 1/s। ये क्या है, क्लोज लूप है, तो क्या होता है 1/s जी एस अपॉन, और नेगेटिव फीडबैक है तो 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, याद आ रहा होगा, ठीक है, होता है ना ये। तो जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, ठीक है। इफ़ यू सॉल्व दिस तो यू विल गेट ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू, ये तो आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस टू ईटा ओमेगा एन, इसमें पोल की लोकेशन अदर देन ओरिजिन क्यों आ रही है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर क्या छुपा हुआ है, एक क्लोज लूप सिस्टम छुपा हुआ है। और आपसे मैंने कहा था हमेशा बेसिक ओपन लूप सिस्टम में पोल की लोकेशन कहाँ पर होती है, ओरिजिन पर होती है। और यदि ओरिजिन के अलावा कहीं और पोल की लोकेशन होगी तो उसके इंटरनल सर्किट में कोई ना कोई क्लोज लूप छुपा हुआ होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए आ रहा है ये। तो यहाँ पर पोल की लोकेशन अदर देन ओरिजिन क्यों आ रही है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल सर्किट में क्या है, एक क्लोज लूप छुपा हुआ है। लेकिन हमें क्या बात करनी है, ओवरऑल सिस्टम की बात करनी है, जो कैसा है, एक ओपन लूप सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। आइए, तो बच्चों फिलहाल कुल मिला के आपका जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, ओपन लूप सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कितना आ गया, सी एस बाई आर एस, वही आ गया, ठीक है। अब देखिए, आपको यदि इंटरव्यू को क्वेश्चन पूछेगा कि जनरली क्या होता है, एक बेसिक ओपन लूप सिस्टम में पोल की लोकेशन कहाँ होती है, केवल ओरिजिन पर होती है। और सेकंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम में पोल की लोकेशन अदर देन ओरिजिन क्यों है, तो आप उसका आंसर कर पाओगे, क्योंकि इसके इंटरनल सर्किट में बच्चों क्या होता है, एक क्लोज लूप छुपा हुआ था, जिसकी वजह से पोल की लोकेशन कहाँ पर आती है, अदर देन ओरिजिन आती है, ठीक है ना। आप ये आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आइए बच्चों, अब देखिए दोबारा से यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन अगेन वही, फॉर स्टेप इनपुट, ओके, याद होगा हमें वही करना है, फॉर स्टेप इनपुट, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आप लोग जानते हैं स्टेप इनपुट क्या होता है यार, इस तरह का कुछ, ठीक है। कुछ ही, ओके। तो जीरो के बाद इसकी वैल्यू कितनी होती है, ए होती है। तो बेसिकली आपका इनपुट क्या है, सॉरी बच्चों, ए यू टी, ओके। ये ठीक है, इसके लापस लेते हैं। देखिए इसमें मेनली मैथमेटिक्स है ना, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें मेनली मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है। और आप जानते हो गेट की अप्रोच भी यही होती है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी, है ना। तो हमें बेसिकली जो हमारा टाइम रिस्पॉन्स, इसका नाम ही क्या है, हमें सिस्टम की क्या करनी है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करनी है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, फॉर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स हमें उसके आउटपुट कैलकुलेट करने होते हैं। तो आर एस ये आ गया, तो मेरे बच्चों सी एस क्या होगा, सी एस बाई आर एस यूजिंग दिस रिलेशन, तो ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस टू ईटा ओमेगा एन इंटू वॉट, आर एस। अब आर एस कितना है, ए बाई एस। तो जब आर एस को आप ए बाई एस पुट करोगे तो क्या बचेगा, ए ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इंटू, क्या करेंगे इसके, पार्सल फ्रैक्शन करना सिखा रखा है, आइए करते हैं। तो सी एस क्या आ गया, ए ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस इंटू एस स्क्वायर इंटू लाइक दिस, ओके। आइए इसके करते हैं पार्सल फ्रैक्शन, कल सिखाया था आपको करना, देखिए आपको आता भी होगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए नॉट बाई एस स्क्वायर, मैं अपने तरीके से करता हूँ, आप अपने तरीके से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो तरीका आप लोगों ने अब तक सीखा हुआ है उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें ए नोट निकाल लेंगे यार, ए नोट, ठीक है। आइए ए नोट क्या होगा इसमें, तो कल सिखाया था आप लोगों को निकाला, ए ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस टू ईटा ओमेगा एन, और यहाँ क्या होगा एस की जगह जीरो, ओके। ये आ गया। इसके बाद में ए टू निकालेंगे हम लोग, ए टू क्या होगा यार, ए ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, एस की जगह
minus 2 eta omega n. If you solve this, you will get 4 upon a upon 4 eta square. ओके, a अपॉन 4 eta स्क्वायर. ओके सॉरी, ठीक है. इसके बाद में जो a1 याद होगा, क्या करोगे a1 के लिए जो 1 अपॉन एस प्लस 2 eta ओमेगा है, इसको क्या करोगे आप, डिफ्रेंशिएट करोगे. और यदि आप लोग a ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस 2 eta ओमेगा एन को डिफ्रेंशिएट करते हो तो यू विल गेट माइनस 1 अपॉन एस प्लस 2 eta ओमेगा एन का होल स्क्वायर. ओके, अगेन एस की जगह क्या पुट कर दोगे, 0. आंसर विल बी माइनस a अपॉन 4 eta स्क्वायर. तो ये क्या आ गया, a0, a2 और a1 की वैल्यू आ चुकी है. इनको पुट करते हैं, क्या आएगा ये, तो सी एस इज इक्वल टू a ओमेगा एन अपॉन 2 eta इंटू दिस प्लस माइनस a अपॉन 4 eta स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस प्लस a अपॉन 4 eta स्क्वायर 1 अपॉन एस प्लस 2 eta ओमेगा एन. ओके, चलिए इसके बाद एक काम करिए, इसका इन्वर्स लेते हैं. इन्वर्स क्या होगा, देखिए a ओमेगा एन अपॉन 2 eta तो क्या है, कांस्टेंट बाहर रखिए. बाकी 1 अपॉन एस स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा, टी यू टी. नाउ दिस इज माइनस a अपॉन 4 eta स्क्वायर 1 अपॉन एस का इन्वर्स क्या होगा, केवल यू टी, क्योंकि यू टी का लाप्लास क्या होता है 1/s. नाउ a अपॉन 4 eta स्क्वायर e की पावर माइनस 2 eta ओमेगा एन टी इंटू यू टी. तो फाइनली हमारा रेस्पॉन्स क्या आ गया बच्चों, तो a ओमेगा एन अपॉन 2 eta इंटू टी, दिस ठीक है. ओके, तो जैसे अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना. उसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा ग्राफ के लिए, बट आसान है, बना लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. आइए, तो ये हमारा बच्चों रेस्पॉन्स आ गया. अब हमें इसका ग्राफ के बारे में सोचना है. आइए बनाते हैं, बहुत आसान है, ठीक है ना. आइए, तो फिलहाल हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, तो सी टी मैं लिखता हूँ दोबारा से, a ओमेगा एन अपॉन 2 eta इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं है. तो ओके, तो a ओमेगा एन अपॉन 2 eta इंटू टी माइनस a अपॉन 4 eta स्क्वायर प्लस a अपॉन ठीक है. यूटी, ठीक है. अब सुनो यार, देखो जब इसका ग्राफ बनाने के लिए आओगे ना, तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा चीज़ों के बारे में. क्या, एक काम करो, ज़्यादा कुछ नहीं करते, 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ. ये तो 0 हो गया, बट टी की जगह 0, ये टी है और ये टी है ना. तो 0 पुट करो, तो ये आ गया माइनस a अपॉन 4 eta स्क्वायर प्लस a अपॉन 4 eta स्क्वायर और e की पावर 0 कितना होगा 1, तो दिस विल बी योर 0 आ चुका है. इसके अलावा एक काम करो, इन्फिनिटी पुट कर दो, इन्फिनिटी, थोड़ा सा और चीज़ों में क्लियरिटी आएगी आपको. मैं यहाँ पर पुट नहीं कर रहा, ठीक है ना, इसको ऐसे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि इन्फिनिटी डाल दूंगा तो ये इन्फिनिटी मिल जाएगा. समझना जरा, ठीक है.
ये मैं टी रखता हूँ एज इट इज़, है ना। इसका रीज़न समझ में आएगा आपको थोड़ी देर बाद अभी, क्योंकि यहाँ टी डाल दूंगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं उसका। माइनस ए अपॉन 4 ईटा स्क्वायर, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0। ये बन गया 0। तो क्या आ रहा है ये ए ओमेगा एन अपॉन 2 ईटा टी। ये मैंने टी को इन्फिनिटी पुट नहीं किया यहाँ पे, इसका रीज़न समझाता हूँ अभी क्या होगा। तो देखो आपको यहाँ से दो बातें क्या पता चलती हैं। 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। बता ना ये क्या, ये फंक्शन कौन सा है यार, क्या एक रैंप फंक्शन नहीं है। सोचो, ए ओमेगा एन अपॉन 2 ईटा क्या है, स्लोप, और टी क्या है इसका, रैंप फंक्शन। तो आप ध्यान से सोचोगे तो ये बस बेसिकली क्या, रैंप फंक्शन। और इनफाइनाइट टाइम पर क्या हो रहा है, इस रैंप फंक्शन से कितना पीछे ग्राफ है, ए अपॉन 4 टाउ स्क्वायर। बात समझना ध्यान से, मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैंने इन्फिनिटी पुट करते समय यहाँ टी की जगह इन्फिनिटी पुट क्यों नहीं किया, क्योंकि टी की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो वो तुम्हें पता भी है, लेकिन मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, हमें इसका ग्राफ बनाना प्रॉपर तरीके से। अब देखो ग्राफ का मतलब क्या है, जरा समझाता हूँ, सुनो देखना ध्यान से। देखो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, एक काम करो, आप लोग जब ये ग्राफ बनाने आते हो तो एक काम करो, एक रैंप फंक्शन ले लो। ये ले लिया मैंने रैंप फंक्शन। अब ये रैंप फंक्शन क्या है यार, मतलब ये डॉटेड बना रहा हूं, मतलब ये बेसिकली क्या है, ये जो फंक्शन मैंने माना ये बेसिकली पता कौन है, ए, ये यही है, ए ओमेगा एन अपॉन 2 ईटा इनटू टी। तो ये एक रैंप फंक्शन है यार, समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है, रैंप फंक्शन है, ए ओमेगा एन अपॉन 2 ईटा इनटू टी। तो ये मैंने बना दिया आपके सामने, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने ये बनाया क्यों, उसके पीछे कारण क्या है। एक काम करता हूँ, अब मुझे ग्राफ बनाना है ये वाला, किसका, सी टी का। अब इसके बारे में मुझे क्या क्या पता है, टी इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0, और इनफाइनाइट टाइम पर उसकी वैल्यू कितनी है। जो ये रैंप फंक्शन है ए ओमेगा एन अपॉन 2 ईटा टी, उससे कितना पीछे, ए अपॉन 4 ईटा स्क्वायर पीछे है। तो जरा सोचना, यदि आप इसका ग्राफ बनाते हो तो क्या इसका ग्राफ ऐसा कुछ नहीं बन जाएगा, 0 पर तो 0, जरा सोचना मतलब क्या, ये ग्राफ कौन है, ए ओमेगा एन अपॉन 2 ईटा, और मैंने क्या बोला है बच्चों, इनफाइनाइट टाइम पर, इनफाइनाइट टाइम पर जो आपका एक्चुअल ग्राफ है वो ए ओमेगा एन अपॉन 2 ईटा से कितना पीछे है, ए अपॉन 4 टाउ स्क्वायर। ये देखो ये कितना है, ए अपॉन 4 ईटा स्क्वायर, सॉरी ए अपॉन 4 ईटा स्क्वायर। तो बेसिकली ये वैल्यू कितनी है, ए अपॉन 4 ईटा स्क्वायर। तो क्या मतलब है, ये ग्राफ क्या है, ए ओमेगा एन अपॉन 2 ईटा इनटू टी, और आपका जो एक्चुअल ग्राफ है वो कितना पीछे है उससे, ए अपॉन 4 ईटा स्क्वायर पीछे चल रहा है। तो क्या मतलब होगा, इन्फिनिटी टाइम पर आपकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है। तो आप ये ग्राफ इजीली समझ पा रहे होंगे, हम लोगों ने क्या किया, हमने रेफरेंस के लिए बना लिया ए ओमेगा एन अपॉन 2 ईटा इनटू टी। तो ये क्या है, प्योर रैंप फंक्शन है। तो उसके रेस्पेक्ट में आपको दिखा रहा हूं कि ग्राफ क्या बनना चाहिए। और देखो ये ग्राफ हमेशा क्या चलेगा, रैंप फंक्शन के नीचे चलेगा, चाहे तो चेक कर लो। देखो ध्यान से, ये ग्राफ हमेशा क्या, रैंप फंक्शन के नीचे चल रहा है। क्यों चल रहा है नीचे, बहुत सिंपल सा कारण है, चेक करो जरा ध्यान से। ये ग्राफ कैसा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। बोलो यार, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो जब ये ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू हमेशा क्या होगी, ए अपॉन 4 ईटा स्क्वायर से कम होगी। और जब ये ए अपॉन 4 ईटा स्क्वायर से कम होगा तो ये क्या है, माइनस, और ये क्या है, प्लस। तो हमेशा क्वांटिटी क्या बनेगी बच्चों, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव क्वांटिटी बनेगी तो क्या होगा, ये ओवरऑल ग्राफ हमेशा ए ओमेगा एन अपॉन 2 ईटा इनटू टी से क्या चलेगा, पीछे चलेगा। ये बात समझ में आपको आ रही होगी। जरा देखो यार, जो ये क्वांटिटी है ये हमेशा क्या होगी, लेस देन ए अपॉन 4 ईटा स्क्वायर। वाई, बिकॉज ये ग्राफ कैसा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। और जब ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा तो इस पूरे ग्राफ की वैल्यू ए अपॉन 4 ईटा स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2 ईटा ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन ए अपॉन 4 ईटा स्क्वायर होगी। और ये कितना है, माइनस ए अपॉन 4 ईटा स्क्वायर है। तो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो आप ऐसा मानो ये क्या है, -3, और ये वैल्यू हमेशा किससे क्या है, कम। तो ये क्या मान लोगे, +2 मान लोगे। तो -3 + 2 कितना होगा, -1 होगा। और जब ये -1 आएगा तो क्या मतलब होगा, ए ओमेगा एन अपॉन 2 ईटा टी में से क्या हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। तो क्या मतलब होगा, ओवरऑल ग्राफ हमेशा क्या मिलेगा, जो आपका रैंप फंक्शन है ए ओमेगा एन अपॉन 2 ईटा टी से क्या मिलेगा, हमेशा नीचे मिलेगा। चाहे तो चेक कर लो,
ये तो ग्राफ है आपका ए ओमेगा एन अपॉन 2 बोलो यार, ये तो ग्राफ है। अब इससे ग्राफ हमेशा क्या होना है, ये पीछे होना है। कितना पीछे होना है, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ टी। बट इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो ग्राफ कितना पीछे है, ए अपॉन 4 ईटा स्क्वायर, ग्राफ क्या चलेगा, पीछे चलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो क्या बनाया मैंने, ये ग्राफ कितना पीछे चल रहा है, ए अपॉन 4 ईटा स्क्वायर पीछे चल रहा है। यस, बात समझ में आ रही होगी। तो दोबारा से आप बता सकते हो ये भी सिस्टम कैसा है, ओपन लूप। तो याद करो, ओपन लूप सिस्टम का इनपुट क्या था, स्टेप इनपुट था, याद है ना। ओपन लूप सिस्टम का इनपुट कैसा है, स्टेप इनपुट है। और स्टेप इनपुट कैसा होता है, बाउंडेड, याद है ना। स्टेप इनपुट कैसा है, बाउंडेड। और इसका आउटपुट कैसा आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है ना। तो कोई आपसे पूछे फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी सेकंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम कैसा होता है, तो क्या बोलोगे, इसको अनस्टेबल होता है। कैसा होता है ये, अनस्टेबल। क्योंकि क्या हो रहा है, हम लोगों ने इनपुट क्या लगाया बच्चों, स्टेप इनपुट लगाया, और स्टेप इनपुट के लिए आउटपुट कैसा आ रहा है, अनबाउंडेड आउटपुट आ रहा है। तो जब बाउंडेड इनपुट के लिए हमें क्या मिलेगा बच्चों, अनबाउंडेड आउटपुट मिलेगा, तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। और ये सिस्टम कैसा था बच्चों, ओपन लूप सिस्टम था। तो ठीक है, ओपन लूप सिस्टम में तो कैसा आ रहा है, ये अनस्टेबल आ रहा है, ठीक है। तो आप वैसे भी जानते हो यार, हम लोग जनरली यूज़ क्या करते हैं, क्लोज लूप सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम पे हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है ना। और एक बात दिमाग में हमेशा रखिएगा, जब आपको मैंने ओपन लूप सिस्टम पढ़ाया था पीछे, में दोबारा दिखा भी देता हूँ, क्योंकि देखो चीज़ें क्लियर रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी यही हुआ था, जब मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया था ओपन लूप सिस्टम, तो फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम में भी क्या हुआ था, बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट कितना आया था बच्चों, अनबाउंडेड आया था। तो सिस्टम कैसा था, अनस्टेबल। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम। और बच्चों क्लोज लूप सिस्टम में क्या हुआ था, क्लोज लूप सिस्टम में क्या हुआ था, आउटपुट ने इनपुट को फॉलो किया था। ध्यान रखना, ये जो फीचर है, ये फीचर हमें केवल कब मिलता है, इन केस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम में क्या होगा, आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, और हमें क्या मिलेगा बच्चों, डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो क्लोज लूप सिस्टम की ये प्रॉपर्टी होती है, हमेशा क्लोज लूप सिस्टम विल प्रोवाइड यू द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है ना। लेकिन ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है, ओपन लूप सिस्टम के अंदर आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर कुछ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से या इंटरनल पैरामीटर की वजह से भी कोई चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है। लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हमें हमेशा क्या मिलता है बच्चों, डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। यदि आपको एसी की वजह से रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना चाहिए, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या करेगा, एसी के अंदर जो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होता है, उसकी वजह से आपका आउटपुट जो है, आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन रहेगा, 24 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहेगा। यदि टेम्परेचर में वेरिएशन होता भी है, तब भी क्या होगा, उसके फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से वापस आपका एसी क्या करेगा, रूम के टेम्परेचर को 24 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर देगा। यही किसकी फीचर होती है बच्चों, क्लोज लूप सिस्टम की फीचर होती है। तो ध्यान रखना, आपको जो मैंने पॉइंट कर पढ़ाया था, आउटपुट क्या करेगा, इनपुट को फॉलो करेगा। तो ये फीचर कब मिलता है, हमें क्लोज लूप सिस्टम के अंदर मिलता है, ठीक है ना। ओपन लूप सिस्टम में इस तरह की बातें नहीं होती हैं। ध्यान से देख लो, जब मैंने पढ़ाया था फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम, तो फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम में क्या हुआ था, इनपुट क्या था, स्टेप, और आउटपुट कितना आ रहा था, रैंप आ रहा था। तो यहां पर क्या है, आउटपुट और इनपुट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। इनपुट था स्टेप, आउटपुट कितना आ रहा है, रैंप आ रहा है। तो यहां पर आउटपुट इनपुट को फॉलो करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कर भी सकता है, बट इस केस में क्या है, नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यहां पर बाउंडेशन नहीं होती है। लेकिन जैसे आप लोग क्या बनाओगे, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बनाओगे, तो उसमें क्या करेगा, आउटपुट क्या करेगा, इनपुट को फॉलो करेगा। तो जब स्टेप इनपुट था, तो आउटपुट के एम्पलीट्यूड ने इनपुट के एम्पलीट्यूड को क्या किया है, फॉलो किया है। जब रैंप इनपुट था, तो आउटपुट के स्लोप ने रैंप के स्लोप को क्या किया है, फॉलो किया है। और जब इंपल्स इनपुट था, तो आउटपुट के एरिया ने इनपुट के एरिया को क्या किया है बच्चों, फॉलो किया है, ठीक है ना। उसके बाद जब हम लोगों ने पढ़ा सेकंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम, तो सेकंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम में भी क्या हो रहा है, आउटपुट और इनपुट में ऐसा कोई रिलेशन नहीं आ रहा। हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं, स्टेप इनपुट दे रहे हैं, और आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, एक नॉन लीनियर कर्व मिल रहा है इस तरह का, ठीक है ना। तो कोई रिलेशन नहीं है। और स्टेप इनपुट कैसा होता है बच्चों, बाउंडेड होता है। स्टेप इनपुट कैसा होता है, बाउंडेड, और हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है। तो सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये बात हुई बच्चों सेकंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम की, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यार, इसके बाद हम लोग बच्चों बात करेंगे क्लोज लूप की, ठीक है ना। आइएगा, देखिए ये बहुत काम का है और गेट में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। मतलब ये बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्लोज लूप सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ये लगभग चलेगा हमारा 2-3 घंटे चलने वाला है, ठीक है ना। ओके, देखिए अब थोड़ा सा इसको सुनना, पेशेंटली सुनना जरा ध्यान से, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पर हम लोग बच्चों लगभग पढ़ने वाले हैं
4 या 12 केस पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। टोटल 12 केस बनते हैं यहाँ पे। क्लोज्ड लूप, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। आइए, तो सिंपल सी बात है, आइए पहले बनाते हैं हम लोग क्लोज लूप सिस्टम, डिजाइन कर लेते हैं पहले। ये आ गया फीडबैक। ठीक है, तो ये आर एस, ये सी एस, तो ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस, ये ओके। और फीडबैक कितना है, एच एस 1। तो निकाल लीजिए कितना आएगा ये। तो यहाँ पर आप लोग कुछ बातें तो जानते ही होंगे, पहले मैं लिखता हूँ उसके बारे में। तो कितना आएगा ट्रांसफर फंक्शन, सी एस बाई आर एस, तो जी एस अपॉन जी एस कितना है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 ईटा ओमेगा एन, ओके। तो जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, एच एस कितना है 1, ओके। तो इफ यू सॉल्व दिस तो यू विल गेट ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 ईटा ओमेगा एन एस प्लस ये, ठीक है। तो कितना आ गया ये, तो सी एस बाई आर एस, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 ईटा ओमेगा एन एस। तो आपको यदि याद आ रहा हो, जब हमने आपको स्टेबिलिटी पढ़ाई थी उस समय ओमेगा एन के बारे में कुछ बातें करी थी हम लोगों ने, ठीक है, याद है कुछ। तो ओमेगा एन क्या होती है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पढ़ाया था आप लोग को ये। तो जब आपको मैंने स्टेबिलिटी के बारे में जो पढ़ाया गया था, तो ओमेगा एन क्या है, याद है नहीं याद है। तो जब आपको स्टेबिलिटी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि ओमेगा एन क्या होती है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो वहां पर हम लोगों ने दो फ्रीक्वेंसी की बात करी थी, एक क्या थी अनडैम्प्ड थी ओमेगा एन, और एक क्या थी ओमेगा डी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। कोई नहीं याद नहीं आ रहा तो। और ईटा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ईटा होता है डैम्पिंग रेशियो, ओके। चलिए, इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की, पढ़ा रखा है भी, क्या होती है क्लोज लूप सिस्टम का जो क्या होता है डिनोमिनेटर, उसको यदि क्या कर दोगे जीरो, तो क्या मिलती है मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्योंकि ये क्या करेगी, ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेगी, डिफाइन करेगी। आप जानते हो किसी भी सिस्टम की जो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो डिपेंड किस पे करती है, उसके पोल पर, और पोल कहाँ पर होते हैं, डिनोमिनेटर में। तो बेसिकली डिनोमिनेटर को यदि जीरो करोगे तो क्या मिलेगी आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन समझते हैं ना, क्योंकि ये इक्वेशन डिफाइन करती है सिस्टम की किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसलिए नाम क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और बेसिकली सिस्टम की जो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको डिफाइन कौन करते हैं, सिस्टम के पोल। और पोल कहाँ पर होते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर में होते हैं, ठीक है। तो कर दीजिए जीरो, तो क्या आएगा, ये पढ़ाया था 1 प्लस, भाई ये तो होता है ये क्लोज लूप जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। तो क्या करते हैं, तो व्हाट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल्स टू 0, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो एस स्क्वायर प्लस 2 ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू
0। इक्वेशन आ गई। अब इसके निकालेंगे रूट्स, आइए। तो एस स्क्वायर प्लस 2 ईटा ओमेगा एन एस प्लस, ये आ रहा है। बेटे डैम्पिंग रेशो क्या होता है बताता हूँ दिव्यांशु, ठीक है। दिव्यांशु वेट करो, व्हाट इज डैम्पिंग रेशो, इस पर आ रहा हूँ अभी मैं, ठीक है ना। क्या होता है डैम्पिंग समझाता हूँ अभी, वेट करिए, ठीक है ना। डैम्पिंग कैसे निकालते हैं और क्या होता है हम लोग समझते हैं इस चीज को अभी। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। तो माइनस 2 ईटा ओमेगा एन प्लस माइनस इसमें से 2 ओमेगा एन क्या आ गया, कॉमन आ गया, ये, ठीक है। तो कितना बचा ये माइनस ईटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1। अब जरा सुनना यार, यदि ईटा 1 से बड़ा है, अब सारी चीजें डिपेंड करती हैं इस क्वांटिटी के ऊपर। ये जो क्वांटिटी आ रही है, ठीक है ना। अब देखो यदि हमारा ईटा ईटा क्या है, ईटा यदि 1 है, ईटा 1 है तो क्या बन जाएगा ये 0। ईटा 1 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव। और ईटा यदि 1 से छोटा है, सपोज मैंने ये ले लिया, इफ ईटा क्या है 0 1 के बीच में, बताओ क्या होगा। ईटा क्या 0 और 1 के बीच में, तो क्या होगा बताओ, सोचना। ईटा यदि 0 1 के बीच में है तो ईटा स्क्वायर क्या होगा 1 से छोटा, तो रूट में क्या आएगा नेगेटिव, और रूट में नेगेटिव आते क्या बन जाएगा इमेजनरी क्वांटिटी। तो इस केस में बच्चों पोल्स की लोकेशन क्या होती है, माइनस ईटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट 1 माइनस ईटा स्क्वायर। बात समझ लो, यदि क्या हो रहा है, यदि ईटा की वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में है तो ईटा स्क्वायर क्या होगा 1 से छोटा, और ईटा स्क्वायर 1 से छोटा, तो 1 से छोटा माइनस 1 क्या देगा नेगेटिव क्वांटिटी रूट के अंदर। तो कैसे रूट्स आएंगे इसके, इमेजनरी। तो सिंपल सी बात क्या होगा, यदि यदि आपका ईटा 0 1 के बीच में है तो क्या आता है, पोल्स की लोकेशन ये आती है। और यदि ईटा 0 और 1 के बीच में होता है तो ये कहलाता है अंडर डैम सिस्टम। क्या होता है ये, अंडर डैम सिस्टम। ओके, आइए तो हम लोग केस नंबर 1 लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखो इसमें अलग अलग केस बनते हैं, मैं लिख देता हूँ पहले फर्स्ट क्या क्या होता है, हम लोग हमें क्या क्या पढ़ना है। एक होता है बच्चों अंडर डैम सिस्टम। अंडर डैम में ईटा की वैल्यू क्या होती है 0 और 1 के बीच, ओके। एक होता है अनडैम सिस्टम। अनडैम्ड, अनडैम्ड में ईटा कितना होता है 0। एक होती है क्रिटिकल डैम्प, क्रिटिकल डैम्प्ड, ईटा कितना होता है 1। और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों ओवर डैम्पिंग, ईटा कितना होगा यहाँ पर 1 से बड़ा। तो हमें बेसिकली ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो ईटा यदि 0 1 के बीच में है तो क्या होगा, अंडर डैम सिस्टम होगा। ईटा 0 तो अनडैम्प्ड होगा, ईटा 1 तो क्रिटिकली डैम्प होगा, और ईटा क्या है 1 से बड़ा तो क्या होगा, ओवर डैम्प होगा। तो 4 केस हो गई है, ये कितने केस हैं, 4 केस हैं, ठीक है ना। 4 केस तो ये हो गए। अब ये चारों केस हमें किसके लिए पढ़ने हैं, स्टेप इनपुट के लिए पढ़ने हैं, रैम्प के लिए पढ़ने हैं, और इम्पल्स के लिए पढ़ने हैं। तो टोटल कितने केस हो गए, 3 इनपुट और इसमें 4 4 केस, तो टोटल कितने केस हो गए 12। तो हमें अब 12 केस पढ़ने हैं बच्चों, और 12 केस के बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। 12 केस के बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो हमें अंडर डैम सिस्टम पढ़ना है, अनडैम सिस्टम पढ़ना है, क्रिटिकली डैम पढ़ना है, और ओवर डैम सिस्टम पढ़ना है। तो ये चारों केस हम लोग तीनों इनपुट के लिए बच्चों पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने केस होंगे 12। आइए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों अंडर डैम सिस्टम से, ओके। तो नाउ आवर केस नंबर 1 इज, ठीक है। तो फर्स्ट केस इज बच्चों,
अंडर डैम सिस्टम, ठीक है। और अंडर डैम सिस्टम के लिए ईटा कितना होगा, 0 और 1 के बीच। और जब ईटा 0 और 1 के बीच में है तो ऑलरेडी हम लोग क्या निकाल चुके हैं, रूट्स। तो रूट्स कैसे आते हैं, कॉम्प्लेक्स, माइनस ईटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट, पहले से चेक कर लीजिए आप लोग, ये तो आ रहा है। देखो यदि ईटा 0 1 के बीच में तो कितना आ रहा है, एस बराबर माइनस ईटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट 1 माइनस ईटा स्क्वायर। ओके चलिए, तो ध्यान से सुनो यार, इसमें इस कंसेप्ट में क्लियरिटी लाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बहुत सारी चीजें यहीं से बनने वाली हैं अब। ओके आइए सुनो यार, एक काम करता हूं, पहले मैं आपको पोल की लोकेशन ड्रॉ करके दिखाता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो सुनते रहना यार। एक 11, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमेशा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोल हमेशा किस में होते हैं, कॉन्जुगेट में तो होते ही हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यार इसका लोकेशन क्या होगी, कितना है, माइनस ईटा ओमेगा एन है और ये है, तो मतलब समझना जरा ध्यान से, जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो तो ये है, या थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, ठीक है, क्या है ये, जे ओमेगा एन रूट लाइक दिस, और ये क्या है, माइनस जे ओमेगा एन रूट 1 माइनस ईटा स्क्वायर। ओके, और इसका बच्चों रियल पार्ट कहाँ पर है, माइनस ईटा ओमेगा एन पर है, तो ये क्या है, रियल पार्ट कितना है, माइनस ईटा ओमेगा एन पर। एक काम करता हूँ मैं जरा आपको डिस्टेंस लिख के दिखाता हूँ। तो बेसिकली यदि आपसे कोई पूछे ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये हटा दूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना, सुनना ध्यान से, थोड़ा समझाने के लिए मैं लिखा था ये, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं इसकी, आप ऐसे मानो ये डिस्टेंस, तो बेसिकली कितना है डिस्टेंस ये, ओमेगा एन रूट 1 माइनस ईटा स्क्वायर। ओके, नीचे भी कितना है ये, और आप लोग चाहो तो इसकी लोकेशन क्या लिख दोगे आप, जे, ये, और इस पॉइंट की, और ये कितना है बच्चों, ईटा ओमेगा, और ये नेगेटिव साइड में है, ठीक है ना। यदि आप लोग क्या करोगे, इमेजनरी एक्सिस से लेफ्ट में भागोगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो बेसिकली ये जो पोल है ऊपर वाला, ये क्या होगा, माइनस ईटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन रूट 1 माइनस ईटा स्क्वायर, और नीचे वाला क्या होगा बच्चों, एस बराबर माइनस ईटा ओमेगा एन और माइनस जे ओमेगा एन रूट, ये हो गया, ठीक है ना। तो ऊपर वाला रूट क्या है, माइनस ईटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन रूट 1 माइनस ईटा स्क्वायर, और ये कितना, माइनस ईटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन रूट 1 माइनस ईटा स्क्वायर। आप में से कोई मुझे बता पाएगा टाइम कांस्टेंट क्या होगा इसके लिए, टाइम कांस्टेंट, क्या कोई बच्चा मुझे इस क्वेश्चन के अंदर इस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट बता पाएगा, देखिए कितना याद आप लोगों को, तो टाइम कांस्टेंट तो होगा, क्यों, क्योंकि याद करो इमेजनरी एक्सिस के लेफ्ट में क्या है, पोल की लोकेशन है, पढ़ा रखा है, जब भी पोल की लोकेशन क्या होती है, लेफ्ट साइड टू द इमेजनरी एक्सिस, तो सिस्टम विल बी स्टेबल, सिस्टम विल बी स्टेबल, और यदि सिस्टम स्टेबल है तो आप उसके लिए डेफिनेटली टाइम कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। अजय सर ऑल लेक्चर की प्लेलिस्ट बना दीजिए प्लीज़। यार अजय बेटा मैंने बोला हुआ यार प्लेलिस्ट के लिए, चेक करता हूँ एक बार आज, ठीक है ना, मैंने बोला हुआ है बच्चों प्लेलिस्ट के लिए, बाकी देखता हूँ क्या क्या रीज़न नहीं हो रही है, ठीक है, पूछता हूँ यार, ठीक है बेटा अजय। तो याद करो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, पढ़ाया था आपको, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, -1 अपॉन -1 अपॉन व्हाट, रियल पार्ट
रियल पार्ट ऑफ डोमिनेंट पोल, याद आ रहा है? क्या यहाँ तो कुल मिला के दोनों ही पोल कैसे हैं? डोमिनेंट, क्योंकि दोनों पोल कैसे हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो दोनों के लिए रियल पार्ट कितना है? माइनस ईटा ओमेगा एन। कितना है? माइनस ईटा ओमेगा एन। तो टाउ कितना आ गया? माइनस वन अपॉन, और रियल पार्ट कितना है? माइनस ईटा ओमेगा एन। तो टाउ इज इक्वल टू व्हाट? वन अपॉन ईटा ओमेगा एन। ये बात समझ में आपको आ रही होगी? बोलो यार, दिव्यांशु, अजय, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं बताओ यार, निकाल पा रहे हो टाइम कांस्टेंट? बताया था जो इमेजनरी पार्ट होता है, इमेजनरी पार्ट मुझे क्या देता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, याद है ना? जो भी होता है इमेजनरी पार्ट वो मुझे देता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगी? ओमेगा एन रूट वन माइनस ईटा स्क्वायर होगी। लेकिन रियल पार्ट मुझे क्या देता है बच्चों? रियल पार्ट विल प्रोवाइड यू द टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू व्हाट? माइनस वन अपॉन रियल पार्ट ऑफ डोमिनेंट पोल, और डोमिनेंट पोल कितना है? माइनस ईटा ओमेगा एन। तो क्या होगा ये? वन अपॉन ईटा ओमेगा एन। कंफर्म करो एक बार जरा, बोलो यार, ठीक है इतना? चलो अब इसमें कुछ बातें हम लोग समझते हैं और, ठीक है, आइए। ठीक है थोड़ा समझिएगा यार, है ना? मैं देखता हूँ इसमें मुझे ठीक है, ऐसे थोड़ी क्लियरिटी नहीं आई यार, हटाता हूँ इसको मैं, ठीक है ना? चलो कोई नहीं, ठीक है ना? देखो जरा सुनो जरा ध्यान से यार, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली मैं किसके लिए बनाया था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो यार, एक तो देखो पोल की लोकेशन ये है, सुनते जाना जरा, क्योंकि यहाँ पर अब आने वाला है कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल ये लोकेशन क्या है यार? ये हाइट कितनी है? ओमेगा एन रूट दिस, और ये कितना है? एक बात बताओ मुझे, ये निकाल लेंगे हम लोग? निकाल लेंगे ना? कैसे? पाइथागोरस। तो ये कितना? ईटा ओमेगा एन, और ये कितना है? तो जितना ये उतना ये होगा। ठीक है ना? तो ये कितना है? ईटा ओमेगा एन, और ये है ओमेगा एन रूट, इसको मान लो एच। तो यूजिंग पाइथागोरस एच क्या होगा? अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, कितना होगा? ओमेगा एन स्क्वायर इंटू दिस। इफ यू सॉल्व यू विल गेट ओमेगा एन। ओके, तो कितना आ गया? एच कितना आ गया बच्चों? ओमेगा एन आ गया, ठीक है। अब यदि मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ, कितना? थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा कितना होगा यार? कॉस थीटा क्या होता है? ईटा ओमेगा एन अपॉन
एच एच कितना है, ओमेगा एन, तो कितना आ गया, ये ईटा आ गया। बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ईटा। बहुत काम आता है ये। सिमिलरली you can calculate sin theta also. Sin theta will be what, omega n root 1 minus eta square upon h, h कितना है, omega n, this will like this। अब एक काम करो, tan theta निकाल लो, तो tan theta क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस ईटा स्क्वायर, ओके, अपॉन भाई ये तो होगा ना, साइन अपन कॉस कर लो, ये आ गया, और यहाँ से थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ईटा स्क्वायर अपॉन ईटा, ठीक है। तो दिस इज आंसर। तो ये फॉर्मूले काम आते हैं यार, ध्यान रखना है। कॉस थीटा किसके बराबर है, ईटा के बराबर है, डैम्पिंग रेशो के। साइन थीटा कितना, अंडर रूट 1 माइनस ईटा स्क्वायर, और टी कितना रहा है, दिस आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ओके। चलो, तो बेसिकली ना यहाँ पर देखो क्या होता है, मैं जो एक सर्कल बनाना चाह रहा था यहाँ पर, है ना, आप चाहोगे तो एक सर्कल बना के रख लेना, क्योंकि मैं बना नहीं पाया उसको प्रॉपर तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर ना एक सर्कल बनता है, ये आप चाहो तो ऐसे बना लेना इसको, ठीक है ना। ये एक सर्कल बना लेना है, मतलब दोनों पोल, ये जो दोनों पोल हैं, बेसिकली जो एच आ रहा है ना, एच जो एच है, ये बेसिकली सर्कल की रेडियस होती है, ठीक है ना। मैं दिखाऊंगा आपको अभी। अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों ने ईटा को 0 1 के बीच वेरी कराया है, 0 1 के बीच, याद है ना, देखो ये रहा। तो ईटा 0 1 के बीच वेरी करेगा, 0 होगा, 1 होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बेसिकली जब ईटा को आप वेरी कराते हो, तो ये एक इसके जो पोल्स आते हैं वो एक सर्कल को फॉलो करते हैं, किसको, सर्कल को, ठीक है ना। और उसकी रेडियस कितनी होगी, एच, और एच कितना है, ओमेगा एन के बराबर है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो बना लेना, यहाँ पर एक सर्कल बना लेना। मैं बना नहीं पाया प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये जो रूट्स होंगे ये एक सर्कल को क्या करेंगे, पास करेंगे, और उसकी रेडियस कितनी होगी, एच, जो किसके बराबर है, ओमेगा एन के बराबर है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर भी पोल्स आएंगे, भी देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों अभी फिलहाल हम लोगों ने बात करी अंडर डैम सिस्टम की, ठीक है ना। अभी ये किसकी बात हो रही है, अंडर डैम सिस्टम की। अब देखो, आपको यदि याद आ रहा हो, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था ये केस, अंडर डैम सिस्टम वाला, अंडर डैम्पिंग की बात हम लोगों ने पीछे भी करी थी। आपको याद है कुछ, यदि पोल की लोकेशन, सुनना ध्यान से, मैं कुछ और बता रहा हूँ अभी। एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, यदि पोल की लोकेशन कहाँ होती है, लेफ्ट साइड टू द इमेजिनरी एक्सिस, तो याद करिए इसका रेस्पॉन्स कैसा आया था, याद है, ये इस तरह का आया था, याद आना चाहिए आप लोगों को, मैंने पढ़ाया था। यदि सिस्टम के पोल की लोकेशन कहाँ होती है, इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट साइड होती है, तो कैसे मिलते हैं मुझे, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन मिलते हैं, याद आ रहा है। एक मैंने आपको ये पढ़ाया था, यदि पोल की लोकेशन कहाँ होती है, इमेजिनरी एक्सिस पर होती है, तो कैसे मिलते हैं मुझे, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन मिलते हैं, याद आ रहा है ये। तो सिस्टम कैसा था, ये मार्जिनली स्टेबल, ये कैसा था बच्चों, स्टेबल था। और यदि पोल की लोकेशन लेफ्ट साइड होती है, और कैसे पोल होते हैं, रियल पोल होते हैं, तो कैसा आता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ये पढ़ाया था। और यदि पोल की लोकेशन कहाँ होती है बच्चों, राइट साइड और रियल पोल होते हैं, तो कैसा होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होता है। और यदि पोल की लोकेशन राइट साइड में और कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स, तो कैसा आता है ग्राफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है, याद आ रहा है, पढ़ा रखा है सब चीज़ें, ठीक है ना। तो इस केस में पोल की लोकेशन कहाँ पर है, लेफ्ट साइड टू द इमेजिनरी एक्सिस, तो कैसे पोल है, कॉम्प्लेक्स, तो कैसे ऑक्सीलेशन आएंगे, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन इसके आने वाले, ठीक है। तो आपको मैं मोटी मोटी बात बताता हूँ, बाकी इसका एक्चुअल ग्राफ तो हम लोग थोड़ी देर बाद बनाएंगे, ठीक है ना। इसका जो कर्व बनता है वो ऐसा कुछ बनता है। अभी मुझसे थोड़ी देर पहले दिव्यांशु ने पूछा था डैम्पिंग का मतलब क्या है सर, है ना, तो समझो। तो यदि आप यहाँ पर स्टेप इनपुट लगाते हो, ये क्या है, स्टेप इनपुट, ठीक है ना। बात सुनना, मैं आपको डायरेक्ट इसका फिलहाल क्या बता रहा हूँ, आउटपुट क्या आने वाला है, बाकी सॉल्व हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्या मतलब है, इनपुट कितना है, ए, स्टेप इनपुट है किसका, सुन लो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, सेकंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट, ठीक है ना, मैं ये बता रहा हूँ। तो बेसिकली सेकंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम में स्टेप इनपुट लगाते हो, तो आपको बच्चों रेस्पॉन्स कुछ इस तरह का मिलता है। क्या प्रॉपर नहीं बन पा रहा,
लीजिए। अब देखो ध्यान से देखो दोबारा से क्या हुआ है, याद करो मैंने बताया था क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, आउटपुट इनपुट को अचीव कर लेता है। चेक कर लो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इनपुट कितना है, स्टेप इनपुट, और फाइनली आउटपुट ने इनपुट को अचीव कर लिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी कैसे ऑक्सीलेशन आ रहे हैं, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन आ रहे हैं, क्योंकि इस केस में क्या होना है, इस केस में आउटपुट को किसे पकड़ना है, इनपुट ए को, और आउट उसने क्या किया, उसने इनपुट ए को अचीव कर लिया। और यहाँ पर क्या है, आउटपुट का एम्पलीट्यूड और इनपुट के एम्पलीट्यूड के बीच एरर कितनी आ रही है बच्चों, जीरो एरर आ रही है। कितनी है वो, जीरो एरर है। और ये क्या है, आपकी डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, ठीक है ना। तो जब हम लोगों ने पहले पढ़ा था सिस्टम रेस्पॉन्स, वहाँ पर क्या था, पोल की लोकेशन ये थी और कैसे ऑक्सीलेशन आए थे, ये आए थे, याद है, डैम्प्ड। क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर स्टडी स्टेट में आउटपुट को कहाँ पहुँचना था, जीरो में पहुँचना था। यहाँ पर क्या है, स्टडी स्टेट में आउटपुट को कहाँ पहुँचना है, ए पर पहुँचना है, तो ए पर पहुँच रहा है। तो ये भी कैसे ऑक्सीलेशन है, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन है, ठीक है। अब देखो जैसा कि दिव्यांशु ने पूछा था सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डैम्पिंग, अब देखिए समझिए। देखो यार बच्चों, आपको डैम्पिंग को समझने के लिए थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए। किसके बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए। आप देखो जरा, सपोज करो कि मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी, ये स्केल है एक इंस्ट्रूमेंट का। आप ये बोलो कि कितनी करंट है, 0 एम्पियर, और ये कितनी है, 15 एम्पियर, और हमने उसमें करंट फ्लो कराई है 10 एम्पियर की। कितनी, आप जो ए है इसे मान लो 10 एम्पियर, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने इनपुट पर 10 एम्पियर करंट लगाई तो आपका जो पॉइंटर है, ये क्या है, मेरा पॉइंटर है, ठीक है, सुनना ध्यान से, ये मेरा क्या है, पॉइंटर है। तो वो क्या होगा, ये मेरा पॉइंटर है और उसको वास्तव में पहुंचना कहाँ है, यहां पहुंचना है। ये पॉइंटर है और हमने क्या किया, 10 एम्पियर करंट फ्लो कराई। तो जब आप लोग पॉइंटर में 10 एम्पियर करंट फ्लो कराओगे तो पॉइंटर कहाँ रुकेगा, आगे 10 एम्पियर पर आकर के रुकेगा। लेकिन 10 एम्पियर पर वो कैसे आकर रुकेगा, ये डिपेंड करता है बच्चों डैम्पिंग के ऊपर। टीना प्रजापति सर आप कब सोते हो कब उठते हो बेटा मैं 6 बजे उठता हूँ सुबह यार, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए पढ़ना भी तो पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यदि आपकी डैम्पिंग, समझना डैम्पिंग यदि अंडर डैम्प है तो क्या होगा, देखो जैसे करंट प्रोवाइड कराओगे 10 एम्पियर की तो क्या होगा, पहले ये पॉइंटर थोड़ा 10 से क्या जाएगा आगे, ठीक है ना, 10 से कहाँ जाएगा आगे, मान लो कितना कहाँ पहुँचा ये 12 एम्पियर पे, फिर थोड़ा सा पीछे, फिर ये और फाइनली क्या होगा, ये आगे कहाँ से सेटल होगा 10 एम्पियर पे। बात समझ आ रही है। तो ये 12, इसे मान लो कितना 8, 11, ओके, इसे मान लो 9, इसे मान लो 10.5। तो क्या हो रहा है, जब आप लोग 10 एम्पियर करंट प्रोवाइड कराओगे तो क्या होगा, जो पॉइंटर है आपने देखा भी होगा ना, ऐसे तो होता है, हिलता है, टिक 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 ये होता है। तो क्या होगा, पहले 12 फिर ये, तो आप ये मानो ये ए कितना 10 एम्पियर, तो पहले कहाँ गया, ये 12 एम्पियर पे गया, फिर 8 पर आया, फिर 11 पर आया, फिर 9 पर आया, फिर 10.5 पर आया, और फाइनली कहाँ अचीव कर लिया इसने, 10 को अचीव कर लिया, ठीक है। बताओ यार ये बात समझ में आ रही है क्या, बोलो। बेटा दिव्यांशु, दिव्यांशु बताओ बेटा ये बात समझ में आ रही है क्या, आपने पूछते डैम्पिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो डैम्पिंग होती है वो किसी भी तरह की हो सकती है, अंडर डैम्प हो सकती है, क्रिटिकल डैम्प हो सकती है, ओवर डैम्प हो सकती है, कौन सी बेस्ट होगी ये आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ अभी क्या होगी। लेकिन फिलहाल यदि अंडर डैम्पिंग है तो क्या होगा, आपने जैसी 10 एम्पियर करंट फ्लो कराई तो क्या होगा, पॉइंटर 0 से इधर 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 क्या होगा, वो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सेटल होगा। तो वो यही मान लो आप लोग, जैसे आप लोग क्या करोगे, कहाँ पर आगे 10 एम्पियर पर सेटल हो गए, तो यही यहाँ पर भी हो रहा है। तो जब आप लोग रेस्पॉन्स चेक करोगे तो क्या होगा, पहले 10 एम्पियर से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फाइनली क्या आ जाएगा, 10 एम्पियर पर सेट हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई, चलो वेरी गुड यार, वेरी गुड, ठीक है ना, ये बात समझ में हमें आनी चाहिए। और बाकी देखो आप जानते हो इसका टाइम कॉन्स्टेंट कितना है, टाइम कॉन्स्टेंट कितना है,
वन अपॉन ईटा ओमेगा एन, है ना। तो टाउ कितना है, वन अपॉन ईटा ओमेगा एन। आपको याद होगा सेटलिंग टाइम के बारे में, सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम क्या होता है, फॉर 2% एरर बैंड, फॉर 2% एरर बैंड, जो आपका सेटलिंग टाइम है वो कितना होता है, 4 टाउ, और है टाउ कितना है, ईटा ओमेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि लगभग लगभग यहाँ पर कहीं इस पॉइंट को मान लो आप, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, 4, ये हमारा क्या होगा, सेटलिंग टाइम होगा। ओके, चलो ठीक है। आइए, अभी मैं आपको केवल बता रहा हूँ मोटी मोटी बातें, बाकी इसके डेरिवेशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। ये वो अंडर डैम्प। आइए इसके बाद, अब बच्चों यदि अनडैम्प होता तो क्या होता, अनडैम्प में देखते हैं। अनडैम्प सिस्टम में ईटा कितना होता है, 0, है ना। अब जरा देखो, यदि ईटा 0 है तो रूट्स क्या आएंगे, एस बराबर, देखो जरा, ईटा 0 है ना, ईटा 0 तो रियल पार्ट क्या बन गया 0, और ईटा 0 तो 0 - 1 क्या होगा, रूट -1, तो क्या आएंगे इमेजनरी, प्लस माइनस जे ओमेगा एन, समझते हो ना। तो प्लस माइनस जे ओमेगा एन, बात समझ मारी यार, ठीक है ना, समझ लो यार। तो ईटा 0 हो गया तो रियल पार्ट 0, और ईटा 0 तो क्या बचा, प्लस माइनस जे ओमेगा एन। अब देखो, मैंने बताया था कि यदि आप ईटा को वेरी करते हो तो जो पोल्स की लोकेशन है वो हमेशा क्या करेगी, सर्कल को फॉलो करेगी, और उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, ओमेगा एन होगी। तो देखो जरा, एक कोशिश करता हूँ मैं सर्कल बनाने की। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं दोबारा से, यहाँ रूट्स क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस जे ओमेगा एन। तो ये क्या है, जे ओमेगा एन, और ये क्या माइनस, चेक करो, यदि ये जे ओमेगा एन है तो सर्कल की रेडियस कितनी है, ओमेगा एन। यहाँ भी चेक करो, यहाँ पर भी सर्कल की रेडियस कितनी आ रही थी बच्चों, एच कितना आया था, ओमेगा एन के बराबर। तो ये एच कितना था, तो मैंने आपसे क्या कहा था, यदि आप ईटा को वेरी कराओगे तो हमेशा क्या करेंगे, पोल्स की लोकेशन क्या करेगी, सर्कल को फॉलो करेगी, जिसकी रेडियस कितनी होगी, ओमेगा एन होगी हमेशा। तो यहाँ पर क्या आ गया, जी ओमेगा एन। अब जरा देखो, मुझे बता पाओगे कि इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, बताओ। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ रियल पार्ट, और इसका रियल पार्ट कितना है, 0, और यदि रियल पार्ट होगा 0 तो 1/0 कितना आ गया, इनफाइनाइट। और यदि इनफाइनाइट आ रहा है तो पहली बात ये तो जानते ही हो आप लोग, यदि पोल की लोकेशन कहाँ होती है, पोल की लोकेशन कहाँ पर होती है, इमेजनरी एक्सिस पर होती है, तो कैसा होता है, मार्जिनरी स्टेबल। ये तो पढ़ा रखा है आपको, बोलो यार। अच्छा, यही वाला कैसा था, यहाँ पर पोल की लोकेशन कहाँ पर थी, लेफ्ट साइड टू द इमेजनरी एक्सिस, तो ये कैसा होगा बच्चों, स्टेबल होगा, पढ़ाया था ना, तो स्टेबल होगा। ओके, ठीक है ना। और यहाँ पर पोल की लोकेशन कहाँ पर है, इमेजनरी एक्सिस पर, तो कैसा होगा, मार्जिनरी स्टेबल होगा। इसके अलावा हमारा जो टाइम कांस्टेंट है बच्चों वो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट विल बी व्हाट, इनफाइनाइट। अब टाइम कांस्टेंट इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, समझो, इफ टाइम कांस्टेंट इज इन्फिनिटी means output will take infinite time
टू रीच इनपुट, क्योंकि आप जानते ही हो, क्योंकि क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होना है, आउटपुट को अचीव करना है, किसको, इनपुट को। लेकिन इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट क्या है, टाइम कांस्टेंट, तो आउटपुट को इनपुट को अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम। तो मैंने क्या लिखा, इफ टाइम कांस्टेंट इज इनफाइनाइट मींस आउटपुट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू रीच इनपुट। क्योंकि हम जानते हैं आपकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इन केस ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम आउटपुट क्या करेगा, इनपुट को अचीव करेगा। बट यहां पर कितना टाइम कांस्टेंट है, इनफाइनाइट, तो आउटपुट को इनपुट को अचीव करने में कितना टाइम लगेगा बच्चों, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। आओ समझाता हूं ग्राफिकली क्या मतलब है इसका। अगेन मैं दोबारा से बात करूंगा स्टेप इनपुट के लिए, है ना। अगेन व्हाट, स्टेप इनपुट। तो ये मेरा हो चुका है स्टेप इनपुट है, ठीक है। तो मैंने स्टेप इनपुट लगा दिया, अच्छी बात है, लगा दीजिए, ये स्टेप इनपुट है, ओके। ये समथिंग, तो देखो यार, अगेन मैं दोबारा से आपको दे रहा हूं डाटा कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। तो बच्चों यदि आप लोग स्टेप इनपुट लगाते हो, सुनो ध्यान से, क्लोज्ड लूप सेकंड ऑर्डर सिस्टम, अनडैम्ड सिस्टम, मतलब सेकंड ऑर्डर सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लोज्ड लूप की और अनडैम्ड सिस्टम, और आपने क्या लगाया है, स्टेप इनपुट लगाया है, स्टेप इनपुट लगाया है, तो बच्चों रेस्पॉन्स कुछ इस तरह का आता है। आपको याद ही होगा, जब मैं बात करता हूं इमेजनरी एक्सिस पर जब पोल्स होते हैं तो क्या होता है, अनडैम्ड ऑक्सीलेशन, याद होगा, पढ़ाया था ना। देखो याद करो, जब मैंने पहले पढ़ाया था, यदि आपका पोल की लोकेशन कहाँ होती है, इमेजनरी एक्सिस पर होती है, तो आपको इस तरह के मिलते हैं, याद है ना, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के क्या मिलते हैं हमें, ऑक्सीलेशन, याद आ रहा है ना। ये तो ऐसे कुछ यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीलेशन कहाँ पर होंगे, इनपुट के आसपास होंगे। देखो जरा, तो इनपुट क्या है बच्चों, ए इनपुट है, ए क्या है, इनपुट है, और आउटपुट को क्या करना है, इनपुट को अचीव करना है। लेकिन यहाँ पर टाउ कितना है, इनफाइनाइट, तो आउटपुट को इनपुट को अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो कभी भी आउटपुट इनपुट को अचीव नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा, वो लगातार इनपुट के ऊपर नीचे क्या करेगा, ऑक्सीलेट करता रहेगा, ठीक है ना। अब देखो इसका भी मैं समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। मतलब यदि आपके सिस्टम में क्या है, अनडैम्प, तो क्या मतलब इसका, देखो समझना जरा, 0 एम्पियर, 20 एम्पियर और 10 एम्पियर, ओके। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने क्या किया, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अगेन यू कैन एज्यूम दिस इज व्हाट, 10 एम्पियर, ओके। तो क्या होगा, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो पता है यहां पर क्या होगा, यहां पर जो पॉइंटर होगा वो क्या करेगा, पहले 20 पर गया, 20 पर, ये क्या है 20 पर, फिर वापस कहां पर आएगा दोबारा से 10 पर, सॉरी 0 पर, कहां गया 0 पर, फिर दोबारा कहां जाएगा ये 20 पर, फिर पॉइंटर दोबारा कहां पर आएगा 0 पर। देख रहे हैं, तो यदि आपके इंस्ट्रूमेंट में कैसा है, यदि आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा है, अनडैम्प है, तो क्या होगा, आपका जो पॉइंटर है वो हमेशा क्या होगा, 0 और 20 के आसपास घूमता रहेगा, वो कभी भी 10 एम्पियर को अचीव नहीं करेगा। बात समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है ना। तो मतलब क्या, आपका जो पॉइंटर है वो कभी भी 10 एम्पियर शो नहीं करेगा, इसका ये मतलब होगा बच्चों। बात सुन पा रही है, कंफर्म करो एक बार, ठीक है ना। ये मतलब है किसका, अनडैम्प सिस्टम का, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और अंडरडैम्प का मतलब क्या था, पहले 15, तो क्या होगा, पहले 12, 8, 11, 9, 10:30, तो कहाँ पर आ गया है वो 10 एम्पियर पर आ चुका है। लेकिन यदि आपका सिस्टम कैसा है, अनडैम्प सिस्टम है, तो कभी भी पॉइंटर 10 एम्पियर को अचीव नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो जो आप लोगों ने करंट अप्लाई करी है उसके आसपास ही क्या करेगा, घूमता रहेगा। बिकॉज इस सिस्टम, ये सिस्टम कैसा है, मार्जिनली स्टेबल, और इसका टाइम कॉन्स्टेंट कितना है, इनफाइनाइट, तो कभी भी आउटपुट इनपुट को अचीव नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये केस 2 हो गया, ओके। नाउ बस बच्चों होने वाला है पूरा, फिर हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है ना। ये पूरा करा दूं यार इसको। नाउ नेक्स्ट इज बच्चों केस 3। केस 3 क्या है यार, क्रिटिकली टाइम सिस्टम। क्रिटिकली टाइम सिस्टम में ईटा कितना होता है, 1 होता है।
ओके आइए, तो ईटा 1 होगा तो क्या होगा, देखो ईटा 1 पुट कर दो, तो ईटा 1 करोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, तो केवल क्या आ रहा है, माइनस ईटा ओमेगा एन आ रहा है। ओके, माइनस ईटा ओमेगा एन, तो देखिए ध्यान रखना 2 पोल आएंगे, है ना। इफ ईटा इज 1, तो एस क्या आएगा, माइनस ईटा ओमेगा एन एंड माइनस ईटा ओमेगा एन, क्योंकि 2 पोल है। इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या होंगे, 2 पोल होंगे, कहाँ पर, माइनस ईटा ओमेगा एन पर, तो बनाते हैं। और दोनों पोल कैसे हैं, रियल। एक बात और, यहाँ पर ईटा कितना है, ओमेगा एन है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। दोबारा लिखता हूँ, देखो जरा यार, तो ईटा तो 0 हो गया, सॉरी ईटा 1 हो गया, ईटा 1 तो ये 0 बन गया, और ईटा कितना है 1, तो क्या आ गया, माइनस ओमेगा एन, सॉरी, तो पोल की लोकेशन क्या आएगी बच्चों, एस बराबर वोट माइनस ओमेगा एन। तो आपको पोल्स कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, लेकिन कितने होंगे, ये 2 पोल होंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कितने पोल होंगे, 2, माइनस ओमेगा एन। अगेन यू कैन चेक सर्कल, और सर्कल की रेडियस कितनी आ रही है, ओमेगा एन आ रही है ना, आप चेक कर सकते, ओमेगा एन क्या आ रही है, सर्कल की रेडियस आ रही है, ठीक है बच्चों। इस केस में जो रियल पार्ट है, अब टाउ क्या होगा, -1 अपॉन रियल पार्ट, और रियल पार्ट कितना है, माइनस ओमेगा एन, तो क्या आ गया, टाइम कांस्टेंट 1 अपॉन ओमेगा एन आ गया। इस केस में ध्यान रखना, इस केस में जो सेटलिंग टाइम आता है वो 4 टाउ की वजह कितना आता है, 6 टाउ आता है, ये मैं आपको आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा, 6 अपॉन ओमेगा एन। ओके, इस केस में जो आपका सेटलिंग टाइम आता है वो कितना, 4 टाउ की बजाय कितना आता है, वो जो 6 टाउ आता है, ठीक है ना। और ये आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देता है सिस्टम, क्या देता है, बेस्ट परफॉर्मेंस। क्यों, वो दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। देखो ये जो बात है ना, 6 टाउ क्यों आ रहा है, ये आता है कैलकुलेशन से, कैसे हम देख लेंगे। तो क्या होगा, बेसिकली हमारा जो 2% एरर बैंड का मतलब क्या होता है, आउटपुट कितना है, यदि हम लोगों ने इनपुट लगाया ए, तो जब आउटपुट पहुंच जाएगा 0.98 ए पर, तो वो क्या है, 2% का एरर बैंड है, 2% का एरर बैंड है। और मैक्सिमम सिस्टम में वो कब अचीव होता है, 4 टाउ पर अचीव होता है। लेकिन क्रिटिकली टाइम के केस में क्या होगा, आपको 2% की एरर कब मिलेगी, जब टाइम कांस्टेंट कितना होगा बच्चों, 6 टाउ का टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। ये हम लोग आगे करेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे 6 टाउ, ध्यान रखना। तो 6 टाउ क्या आता है, इसका टाइम कांस्टेंट बच्चों आता है, ओके सॉरी सेटलिंग टाइम आता है, और ये हमें देता है बेस्ट परफॉर्मेंस। बेस्ट परफॉर्मेंस इसकी क्यों होगी, देख लो कैसे होगी, आओ देखो, इसकी लोकेशन कहां पर है, यहां पर है, ठीक है ना। अब देखो जरा क्या मिलेगा इसमें आपको, बहुत चीज़ों की, देखो इनके हमें डेरिवेशन पढ़ने हैं अभी यार, है ना, घबराओ मत कि सर आपने बस बता दिया, डेरिवेशन पढ़ने हैं अभी, डेरिवेशन पढ़ाऊंगा आपको, है ना। अगेन क्रिटिकली डैम सिस्टम है, क्रिटिकली डैम सिस्टम में इनपुट कितना है, ए, क्रिटिकली डैम सिस्टम में इनपुट कितना है, ए, तो क्या होगा, देखो रियल पोल है, आ गया, बात समझ में आ रही है। ये बेस्ट क्यों है, बेस्ट का कारण है यार, कारण क्या है, देखो आप लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा अंडर डैम। अंडर डैम में क्या हो रहा है, आउटपुट इनपुट को अचीव कब कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, वो ऑक्सीलेट कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, वो ऑक्सीलेट कर रहा है, ओके। अनडैम्प में कभी पहुंच ही नहीं रहा, और क्रिटिकल अनडैम्प में क्या है, डायरेक्ट पहुंच जा रहा है, ओके। तो आप समझ में आ रही होगी, इसको अचीव करने में क्या लगेगा, उसको कम टाइम वेस्ट होगा, वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, पहुंच जा रहा है। अंडर डैम में क्या है, ऑक्सीलेट कर रहा है बार बार, तो ये क्या होगा बच्चों, 6 बाय ओमेगा एन, ओके। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा कि 6 बाय ओमेगा एन क्यों आता है ये, ठीक है ना। अब जरा इसको समझो, पॉइंटर की हेल्प से क्या होगा, मतलब समझ गए होंगे पॉइंटर का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो आपका ये पॉइंटर है, वो डायरेक्ट क्या करेगा, ये कितना है 0 एम्पियर, और ये कितना है 10 एम्पियर। जैसे ही क्या करोगे, करंट प्रोवाइड कराओगे, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, 10 एम्पियर पर आके रुक जाएगा। ये कैसी डैम्पिंग है, क्रिटिकली डैम्पिंग है, ओके सिंपल है, ओके चलो। तो ध्यान रखना, क्रिटिकली डैम्पिंग क्या होती है बच्चों, बेस्ट होती है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट केस 4। यार बेटा सब लोग कंफर्म करो यार, दिव्यांशु अजय जितने लोग लाइव देख रहे हैं बताओ यार, यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं क्या, बताओ यार, यहाँ तक की बातें बच्चों समझ में आ रही है ना। केस 4 क्या है, ओवर डैम सिस्टम। ओवर डैम में ईटा क्या होगा, 1 होगा, तो एस क्या होगा, माइनस ईटा ओमेगा एन
प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो सिंपल है। अब जरा सोचो इसके कहाँ कहाँ पर है रूट्स। एक पोल कहाँ है इसका, माइनस ईटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1 पर होगा। इसको S1 बोल दो और एक बार क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे, है ना। ये तो आ रहा है। चलो इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं यार, आगे बनाता हूँ। तो बेसिकली हमारे रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, लिखता हूँ यहाँ पर। S बराबर माइनस ईटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट, लाइक दिस। तो दोनों ही बच्चों कैसे हैं, रियल है, सुनते रहना। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है ना। तो ये क्या होगा, ये कौन सा होगा यार, S बराबर माइनस, सॉरी, तो इसको लिख लो, ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। S इज इक्वल टू माइनस ईटा ओमेगा एन और प्लस ओमेगा एन रूट दिस, और ये क्या होगा, माइनस ईटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट भाई दो, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, थोड़ी सी गलती करी थी मैंने यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बनाता हूँ यार मैं वो, थोड़ी यार नींद आने लगती है ना इस समय। तो S इज इक्वल टू ईटा स्क्वायर माइनस, ओके। तो एक यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो, तो आराम से लिख पाऊंगा मैं दोनों। तो ये कितना है, ठीक है। बता पाओगे टाइम कांस्टेंट क्या होगा इसमें, हाँ नहीं यार गलत बोल रहे बेटा, दिव्यांशु, दिव्यांशु गलत गलत आंसर है आपका। इस केस में टाइम कांस्टेंट 1 ईटा ओमेगा नहीं होगा, है ना। चलो तो सबसे पहले बताओ, ईटा 1 से बड़ा है तो दोनों ही पोल कैसे हैं, रियल है ना, दोनों पोल रियल है। अब डोमिनेंट पोल क्या होता है बताओ, डोमिनेंट पोल बताओ क्या होता है, नियर टू ओरिजिन, पढ़ाया था ना। तो डोमिनेंट पोल क्या, तो जो होता है नियर टू ओरिजिन। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ओवरऑल माइनस वन अपॉन रियल पार्ट ऑफ द डोमिनेंट पोल। तो कितना है, ये पूरा ही रियल है बच्चों, ये पूरा ही क्या है, रियल पार्ट है, समझते हैं। ये रियल लोकेशन तो है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, गलती मत करना। प्लस ओमेगा एन लाइक दिस, तो यू विल गेट 1 अपॉन ईटा ओमेगा एन माइनस, बोलो यार ये आ गया। बताया था डोमिनेंट पोल क्या होता है, नियर टू ओरिजिन होता है। और डोमिनेंट पोल ही हमेशा क्या डिसाइड करता है, टाइम कांस्टेंट। तो क्या होगा, डोमिनेंट पोल क्या होगा, नियर टू ओरिजिन, तो वो कितना है, माइनस ईटा ओमेगा एन प्लस दिस। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, माइनस 1 अपॉन रियल पार्ट, तो वो कितना है, माइनस ईटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस ले लो अंदर, तो क्या आ गया, 1 अपॉन ईटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1। कन्फर्म करो यार, बोलो यार कन्फर्म करो एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलो सुनो यार जरा, अब देखो सारे में दिखाता हूँ पोल्स की लोकेशन क्या गई है, ठीक है ना, सुनो ध्यान से, देखो सुनते जाओ जरा। सुनते जाना जरा, देखो जब ईटा था 0 1 के बीच में तो कहाँ पर आए थे, यहाँ पर आए थे, याद होगा। जब ईटा 0 1 के बीच में था तो पोल्स कहाँ पर आए थे, कॉम्प्लेक्स, याद है ना, बना दिया, सही है, अच्छी बात है। जब ईटा था 0 तो कहाँ पर आए थे, ये भी याद होगा। जब ईटा था 0 तो क्या बनाया मैंने, रेड पेन से बनाया है ये। ईटा 0 तो क्या आया था, जे ओमेगा एन और माइनस जे ओमेगा एन, ये भी याद आपको आ रहा होगा। ओके, इसके अलावा दो पोल मुझे कब मिले थे, ठीक है, इसके अलावा जो दो पोल मुझे कब मिले थे, जब ईटा था 1 तो दो पोल कहाँ पर आए थे, यहाँ पर, याद है। तो हम लोगों ने अभी कितना पढ़ा है, यदि ईटा आपका 0 और 1 के बीच में तो पोल कैसे थे, कॉम्प्लेक्स, लेफ्ट साइड टू द इमेजिनरी एक्सिस। ईटा 1 तो दो पोल कहाँ पर मिले थे मुझे, माइनस ओमेगा एन पर, और ईटा था 0 तो कहाँ मिले थे मुझे, जे ओमेगा एन और माइनस जे ओमेगा एन पर, याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो वो ऐसे ही क्या होता है, आपको यहाँ मिलेंगे पोल्स, कब, यदि ईटा क्या होगा आपका, -1 और 0 के बीच में, है ना। तो यदि आपका ईटा होगा -1 और 0 के बीच में तो क्या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स पोल, कहाँ पर, राइट साइड टू द इमेजिनरी एक्सिस। ओके, इसके अलावा बच्चों आपको दो पोल यहाँ मिल जाएंगे, कहाँ पर, ओमेगा एन पर। ईटा कितना होगा यदि, -1। ओके, तो यदि आपका ईटा होगा -1 तो दो पोल कहाँ मिलेंगे आपको, ओमेगा एन पर मिल जाएंगे। ओके, सिंपल सी बात है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी, यदि ईटा होता है 0 और 1 के बीच में तो कॉम्प्लेक्स पोल मिलते हैं लेफ्ट साइड टू द इमेजिनरी एक्सिस। ईटा होता है +1 तो आपको दो पोल मिलेंगे कहाँ पर, रियल एक्सिस पर, कहाँ पर, ओमेगा एन पर। और यदि ईटा होता है 0 तो आपको दो कहाँ मिलेंगे, दो पोल इमेजिनरी एक्सिस पर, जे ओमेगा एन और माइनस जे ओमेगा एन। और यदि आपका ईटा कितना है, -1 और 0 के बीच में तो क्या मिलेंगे आपके, कॉम्प्लेक्स पोल, राइट साइड टू द इमेजिनरी एक्सिस। और यदि ईटा होगा -1 तो कहाँ मिलेंगे, ओमेगा एन पर मिलेंगे। आप देख पा रहे हो कि आप लोग यदि ईटा को वेरी कर रहे हो, ईटा को आप लोग यदि वेरी करा रहे हो तो सारे के सारे पोल कहाँ पर हैं, एक सर्कल पर, और जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, ओमेगा एन रेडियस है। मतलब क्या, मैं आपको इजीली ये बात बता पाऊंगा कि जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी है, यू कैन चेक, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी व्हाट, ओमेगा एन। ये सुन लो, बोलो यार, है ना। बाकी आप जानते ही हो क्या होता है, जब मैं इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट साइड मूव करता हूं तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। तो यदि आप लोग क्या करोगे, इमेजिनरी एक्सिस से दूर भागोगे लेफ्ट साइड में तो स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। और बच्चों यदि आप लोग इमेजिनरी एक्सिस से राइट साइड में दूर भागोगे तो स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, तो सिस्टम विल बी व्हाट, अनस्टेबल। ये बात हम लोग समझ चुके हैं, बोलो यार, ये बात आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। और यदि पोल की लोकेशन कहां पर होती है, इमेजिनरी एक्सिस पर होती है तो सिस्टम विल बी मार्जिनरी स्टेबल। तो आप बता पाओगे, यदि ईटा 0 है तो सिस्टम विल बी मार्जिनरी स्टेबल, ईटा 0 और 1 के बीच में है तो सिस्टम विल बी स्टेबल, ईटा 1 है तो सिस्टम विल बी स्टेबल, ईटा -1 और 0 के बीच में तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और ईटा कितना है, -1 तो क्या होगा, ये भी अनस्टेबल होगा। बोलो यार, कंफर्म करो यार एक बार बच्चों, यहां तक कंफर्म करो, बाकी हम लोग कल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो कल हम लोग इसके पढ़ेंगे डेरिवेशन। सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे कि आपका यदि सिस्टम कैसा है, सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड लूप सेकंड ऑर्डर सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट, और उसमें चारों केस पढ़ेंगे, अंडर डैम का,
अनडैम का, ओवर डैम का और क्रिटिकली डैम का। अब इसकी हम लोग करेंगे, कल करेंगे डेरिवेशन यार सारे। फिलहाल मुझे बताओ बात समझ में आ रही है क्या, क्या मतलब है डैम्पिंग का? दिव्यांशु आपने पूछा था सर डैम्पिंग का क्या मतलब है, फिजिकल बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोग डैम्पिंग का जो रीज़न है वो आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से समझ सकते हो। यदि इंस्ट्रूमेंट में कैसी डैम्पिंग होती है, अंडर डैम, तो इट विल टेक सम टाइम टू रीच द इनपुट। ओके, यदि कैसा है वो अनडैम्प है तो वो कभी भी इनपुट को अचीव नहीं करेगा। और यदि आपको कैसा है क्रिटिकली डैम्प है तो वो क्या होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देगा। बताओ यार जल्दी, सब लोग बताओ यार फटाफट से यार। जितने लोग लाइव है, दिव्यांशु है, नीतीश है और अजय था, है ना? बोलो यार फटाफट से। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा लंबा भी हो गया, आप लोगों को नींद आ रही होगी। ये पढ़ोगे अभी? क्यों भाई? दिव्यांशु, अजय, बताओ क्या करोगे अभी? पढ़ोगे, सोओगे यार? अब एक बार रिवाइज कर लेना यार, ठीक है ना? लेक्चर हमेशा रिवाइज जरूर कर लेना एक बार। बाकी जैसे ही हम लोग थोड़ा सा चैप्टर पूरा करेंगे तो हम लोग फिर इस क्वेश्चन भी लगाएंगे गेट वेट के, है ना? चलो, तो फिर चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं यार। ओके, चलो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू यार, बाय बाय।